दोस्तों, जिस तरह गर्लफ्रेंड को खुश रखने के लिए वो जो कहती है वो करते हैं। वो कहती है दिन भर यहीं रहो, हमसे बात करो, मुझे नकचन दो, मुझे चूड़ी दो, मुझे कुछ दो, मुझे मोबाइल दो। इसी तरह से जो वो आपको अट्रैक्टिव करने के लिए, अपनी ओर आपको आकर्षित करने के लिए जो जो वो डिमांड करती है, वही डिमांड आपको दोस्तों एग्जाम भी करता है। एग्जाम आपसे कुछ नहीं कहता, ना मुझे मोबाइल दो, ना मुझे घड़ी दो, ना मुझे कुछ दो। ये कहता है कि सिर्फ तुम मुझे टाइम दे दो और हम आपके दीवाने हो जाएंगे। जिस तरह गर्लफ्रेंड आपका दीवाना हो जाता है, आप उसके बात मानते हैं, इसी तरह से आप अगर एग्जाम की बात मान गए तो आपके दीवाना एग्जाम आपका कंफर्म एनी हाउ होना ही है। और आज आपको देख ही रहे होंगे, आपको टॉपिक में एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर जीएस क्वेश्चन का हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल 25 क्वेश्चन, और क्वेश्चन कहाँ से दे रहा है? हिस्ट्री से दे रहा है, ज्योग्राफी से दे रहा है, पॉलिटी से दे रहा है, फिजिक्स से दे रहा है, केमिस्ट्री से दे रहा है, बायोलॉजी से दे रहा है। जहाँ से भी क्वेश्चन दे रहा है उसको हम फ्रैक्शन करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बोलें और सीधा उसका आंसर बोल दिया। हम आपको ये बताएंगे कि देखिए एक क्वेश्चन आपका फिजिक्स से आया है तो इसको आप इस टॉपिक को डिस्कस कर लीजिएगा। तो उसी तरह से देखिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे 11 फरवरी 2019 में जो आपका पेपर हुआ था उसके बारे में। 2018 में इसका फॉर्म भराया था। तो चलिए बिना देरी के हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इससे ज़रूरी बात कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 26 इसलिए दिख रहा है क्योंकि 25 तक रीजनिंग था, 26 से हम कट किए हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे फर्स्ट पकड़िए कि ये क्वेश्चन भैया बायोलॉजी का है और इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फीमर। देखिए एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो मनुष्य के अंदर में सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर होती है, लेकिन एक सामान्य मनुष्य के अंदर उसमें हड्डी की संख्या कितना होता है? तो उसमें जो हड्डी का संख्या होता है मेरे दोस्त वो होता है 206। अगर आपको पूछ लिया जाए कि एक बच्चे में हड्डी की संख्या कितनी होती है तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि 301 बच्चे में हड्डियों की संख्या होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका था बायोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है, यही जो है आपका, यही आपका है भैया टिबिया हड्डी, ठीक, फीमर हड्डी, जो आपका सबसे बड़ा हड्डी कहलाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये आपका देखिएगा तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की खालिस्तान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। देखिए एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का, एक एग्जाम हुआ था 2019 में और ये 2018 का करंट अफेयर से क्वेश्चन को काटा है। तो उस समय के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो होगा 7वीं। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, एक आपका यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे है कि सोवियत संघ जो 1991 में कट गया था उसी के बारे में बोल रहा है कि सोवियत संघ वर्ष, मतलब कौन सा वर्ष में ये टूटा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1991 में। देखिए 1991 से पहले जो था सो सोवियत संघ यूएसएसआर कहलाता था। क्या कहलाता था? यूएसएसआर। अभी तो वो रसिया है। कई सारे देश उससे लगभग टोटल 15 देश टूटे थे। कब भैया? तो 1991 में। और ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाता है। ये कई बार एग्जाम में क्या किया है, रिपीट कर चुका है। तो सोवियत संघ वर्ष 1991 में क्या किया था भैया? टूट गया था 15 अलग अलग देशों में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में देखेंगे तो ये पहले इधर, अभी का जो रसिया है ये दिख रहा है आपको, और उस समय जो था तो ये यहाँ तक फैला हुआ था और ये सब देश इससे क्या हुए हैं, टूटे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा तो नर्मदा नदी आपको पता है कि गुजरात में भी बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? देखिए कोई भी नदी है तो वो पहाड़ से ही निकलेगी, पहाड़ के सिवा वो निकल कहाँ से सकती है? तो बोल रहा है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है भैया अमरकंटक की पहाड़ी से। अरावली पहाड़ी देखिए राजस्थान में है, इसका कोई बात ही नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो बोल रहा है कि बेस्टिल जेल पर, बेस्टिल देखिए जेल है एक प्रकार का, जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस की क्रांति को। देखिए यहाँ से अभी ये टॉपिक को पढ़ाना चाहिए लेकिन पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की राजधानी आप देखिए, इसका राजधानी यहाँ पे पेरिस। क्या है इसका राजधानी मेरे दोस्त? इसका राजधानी है पेरिस। इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ देता है।
तो बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया? तो ये जन्म दिया फ्रांस की क्रांति को। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग, यानी कि जो ग्रीन कलर पत्तियों में होता है, आप हमेशा पत्तियों को ग्रीन कलर में देखेंगे, बड़ा सुहावन लगता है। तो पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों में उपस्थित होता है, इसी वजह से पत्तियों का रंग मुझे हरा कलर दिखता है। और भी ऑप्शन देखेंगे तो ये टिश्यू को गोली मारिए, इसका कोई काम नहीं है। ये जाइलम और ये फ्लोएम के बारे में बड़ी बार पूछता है, बोलता है कि जाइलम का क्या कार्य होता है? तो जाइलम का कार्य होता है पेड़ पौधों के जड़ों से पेड़ पौधों के पत्तियों तक पानी को पहुंचाना। किसको पहुंचाना? पानी को। और यहीं पे अगर बात किया जाए फ्लोएम को, तो फ्लोएम का कार्य होता है पेड़ पौधों के मतलब जड़ से क्या करता है, वो खाद्य पदार्थ को यानी कि भोजन को पत्तियों तक पहुंचाता है, मिनरल्स को पत्तियों तक पहुंचाता है। तो जाइलम क्या करता है भैया? जल को सिर्फ पहुंचाता है, लेकिन फ्लोएम का कार्य होता है कि नीचे का जितना भी मिनरल्स है उसको पत्तियों तक पहुंचाए और पत्तियों को पोषण प्रदान करे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे खालिस्तान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक सेक्टर क्या है? इंडियन इकोनॉमी का कह सकते हो आप फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर क्या है, जहाँ से सबसे अधिक क्या कह सकते हो पैसा आता है? तो वो आपका है कृषि सेक्टर। कृषि सेक्टर को, कृषि क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है, इसलिए तो भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 था आपका 7 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो बोल रहा है खाली स्थान दिया हुआ है, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। देखिए लौह को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं भैया आयरन, और यहाँ पे अयस्क को बोलते हैं और। तो जो इंग्लिश मीडियम का भाई साहब होंगे तो वो समझ जाएंगे कि आयरन और का जो है सो भारत में सबसे प्रमुख कह सकते हो कहाँ पे है? तो वो है आपका उड़ीसा और झारखंड में। उड़ीसा और झारखंड इसका सही आंसर होगा, जो प्रमुख लौह अयस्क वाला क्षेत्र है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि बताइए झारखंड में पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे अधिक हीरा कहाँ पे पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। एक क्वेश्चन इससे और ये आता है इसी टॉपिक से संबंधित कि बताइए कि भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका कर्नाटक का कोलार खान। ठीक है, ये 2 पॉइंट को आप याद रखिएगा बिना लिखे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे बोल रहा है खालिस्तान है को लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुद्ध। बुद्ध की कहानी एक बहुत बड़ी कहानी है और इसको आपको प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ना पड़ता है, जहाँ पे बुद्ध के बारे में, बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल आप याद रखिए कि बुद्ध को जो है सो लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ से और भी टॉपिक देखेंगे तो गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था भारत को स्वतंत्र कराने में। स्वामी विवेकानंद जी का भी तो एक बहुत बड़ा योगदान है इस देश को पूरे अमेरिका में जब 1891 में, हाँ 1899 में जब वहाँ पे, शायद इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, लेकिन जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे और वहाँ के शिकागो शहर में भाषण दे रहे थे, मेरे प्यारे भाइयों एवं मेरे प्यारे बहनों, जब इस बात को उन्होंने इंग्लिश में वहाँ पे स्पीच दिया तो पूरे दुनिया में कह सकते हो आप इंडिया को एक बहुत बेहतरीन देश के रूप में जाने लगा कि इंडियन भी ऐसे हैं जो मतलब एक ऊंची सोच वाले लोग हैं, यहाँ के लोग शिक्षित हैं, यहाँ के लोग बेस्ट हैं। तो वो जाना जाता था स्वामी विवेकानंद जी के कारण ही। ठीक है, अब बढ़ते हैं, इनका जन्म देखिए 1863 ईस्वी में हुआ था और 1901 ईस्वी में इसका हो गया था मृत्यु। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है मेरे दोस्त कि तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, इसको सीधा रखिए। और कुचिपुड़ी जो यहाँ पे दिख रहा भैया, ये आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है मेरे दोस्त? तो ये आपका आंध्र प्रदेश है। और ये जो आपको यहाँ कथक दिख रहा है, ये कथक कहाँ का है, कहाँ का डांस है? तो ये आपका है भैया उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे जो आपको मोहिनी अट्टम दिख रहा है, ये आपका है
केरल। एक पॉइंट को आप और याद रखिएगा, ये जो आपका कथक है ये यूपी का है, लेकिन इस कथक में अगर ली खाली जोड़ देंगे ना, देखिए यहाँ पे क थ का है ना, यहाँ पे सिर्फ ऐसे करके ली जोड़ देंगे तो ये बन जाता है कथकली, और ये जो है वो केरला का डांस है। इस तरह से आप याद रखिएगा, कथकली कहाँ का है, केरला का डांस है। कली जैसे हमारा दिमाग में आता है तो किसी गर्ल का नाम आता है। और आपको बता दें कि केरला का जो सेक्स रेशियो है, वहाँ पे जो प्रति 1000 महिलाओं की संख्या है वो 1084 प्रति 1000 पुरुषों पर है। अब वहाँ पे क्या है भैया, कली का संख्या ज़्यादा है। किसका संख्या ज़्यादा है, कली मतलब आता है फीमेल से रिलेटेड मन में दिमाग में आता है, तो कली से याद रखिएगा क्या कि कली कहाँ ज़्यादा है, तो केरला में है। तो कथकली कहाँ का डांस होगा भैया, तो होगा केरला का। मोहिनी अगर आप नाम सुनोगे तो मोहिनी कोई लड़का का नाम नज़र नहीं आता है, हर कोई बता देगा कि मोहिनी जो है वो भैया लड़की का नाम है, और लड़की सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो है केरला में। तो मोहिनी अट्टम भी कहाँ का डांस होगा, तो वो होगा केरला का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन जो हर एग्जाम में थोड़ा मोड़ा रिपीट करते रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे नीचे में, तो यहाँ पे है भैया गोवा, और ये जो है सो भारत का सबसे छोटा राज्य है, और ये पुर्तगालियों के कब्जा में कई दिनों तक रहा था। भारत देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद भी ये इंडिया का पार्ट नहीं था, पुर्तगालियों का पार्ट था, लेकिन इस पर ऑपरेशन करके फिर से इंडिया में मिला लिया गया था। किसको भैया, तो गोवा को। गोवा को अक्सर लोग यहाँ पे जाते हैं टूर के लिए, टूरिज्म के लिए, तो ये टूरिज्म का क्षेत्र थोड़ा सा है गोवा, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। सिक्किम जो है इसको 16 मई 1975 ईस्वी में भारत में इसको मिलाया गया था। ये भी देश आज़ाद होने के साथ भारत में प्रवेश नहीं किया था, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास क्या है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 है कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली, रजत को देखिए भैया हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सिल्वर। ठीक है, और इसको, और अगर हम लोग को स्वर्ण का बात किया जाए तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड। और अगर आपको यहाँ पे ब्रॉन्ज, इसको एक होता है आपका स्वर्ण, एक होता है आपका रजत, और एक ब्रॉन्ज का हिंदी क्या होता है आप हमको डिक्शनरी से खोज के बताइएगा, हम बता देते हैं। तीसरा प्राइज होता है ब्रॉन्ज। ओलंपिक मैच हो, राष्ट्रमंडल खेलो, कहीं भी हो, लड़का लोग यही पगलाता है कि चलो यहाँ भी दिया था गोल्ड मेडल, यहाँ भी गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल होता क्या है, तो देखिए भैया जो टॉप 1 में आता है ना उसको मिलता है गोल्ड मेडल। वैसे भी सोना का दाम चांदी से ज़्यादा ही है, तो सिल्वर जो सेकंड में आता है उसको मिलता है, ब्रॉन्ज जो थर्ड में आता है उसको मिलता है। तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो है हमारा पीवी सिंधु। ठीक है, आपको बता दें कि ओलंपिक का शुरुआत 1896 ईस्वी में हुआ था, और इस बार जो 2020 का ओलंपिक 2021 में हुआ था वो हुआ था कहाँ पे भैया, टोक्यो में हुआ था। तो इसे भी याद रखिएगा कि ये जो इसका होगा सही उत्तर होगा पीवी सिंधु जो है वो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको पता है जिसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, और उसी समय से इसका प्रत्येक साल अधिवेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोग जाके मीटिंग करते हैं, जहाँ पे लोग जाके डिस्कस करते हैं क्या आगे की योजना होनी चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं, एक प्रकार से कह सकते हो आप बैठक या फिर अधिवेशन। तो बोल रहा है कि 1920 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था भैया नागपुर में। और ये नागपुर जो हमारा है ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। कहाँ पे है लोकेटेड भैया, महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, इस बात को भी आप नहीं भूलिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बोलता है कि ये जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसका जो गठन हुआ था, ये गठन कैसे हुआ, कोई तो इसको स्थापना किया होगा। तो इसमें भी याद रखिएगा
ये वो ह्यूम करके एक अंग्रेज आदमी था, यही गधा मतलब क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। ये भाई साहब बोला था कि देखो तुम लोग इंडियन बड़ी खत्म आदमी, 1857 में थूर दिया था पूरा हम लोगों को, पूरा अंग्रेजों को, और हम लोगों को तुम लोग पारने नहीं देता है। सो तुम लोग जो है सो एक नंबर का कह सकते हो लो आदमी, इसलिए तुम लोगों का एक हम ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप में तुम लोग रहना, और वहीं पे कोई समस्या हुआ तो एक मेन लीडर को बताना, और वो मेन लीडर हम लोग अंग्रेजों को बताएगा, तब हम तुम्हारे समस्या को सुनेंगे। तुम्हारा समस्या को डायरेक्ट सुनेंगे नहीं, क्योंकि तुम लोग एक नंबर का असुर है और हम लोगों के ऊपर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है और मारने पीटने लगता है। तो उसी के संदर्भ में 1885 में ये वो ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था, और प्रत्येक साल इसका एक अध्यक्ष को बनाया जा रहा था, और वो अध्यक्ष क्या करता था भैया, पूरे अधिवेशन को कंट्रोल करता था। और जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, तो इस समय जो फर्स्ट बना था अध्यक्ष, वो था व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस बात को भी आप याद रखिएगा, इसे नहीं भूलिएगा। इतना डिटेल में आपको कोई बताएगा नहीं, इस पॉइंट को गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा। सिर्फ उत्तर पढ़ने से और क्वेश्चन का ये समझने से आपको पूरा डिटेल समझ में नहीं आएगा, और आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। इसलिए आपको बैकग्राउंड रिपोर्ट का जानकारी होना काफ़ी आवश्यक होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या हम लोगों को बोलता है मेरे दोस्त, कि श्रीलंका में गृह युद्ध को देखिए भैया सिविल वार बोलते हैं। गृह मतलब घर, और सिविल मतलब वो घर बराबर होता है। तो श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? गृह युद्ध का मतलब आदमी को समझ में नहीं आता है। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है कि जैसे आप इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के लोग ही अगर आपस में लड़ने लगे, आपस में इन लोगों में मतभेद होने लगे, तो इससे हम लोग बोलते हैं सिविल वार, यानी कि गृह युद्ध। तो श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा 2009 में। ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब दूसरे देश में क्या हुआ, फलना चिलना ढकना, वो आपको इंडिया में पूछेगा, तो ये थोड़ा सा बनाना मुश्किल है। हम एक मतलब स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। अब देखिए 2009 में, अब एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, ये जो श्रीलंका है ना, ये श्रीलंका से ये क्वेश्चन बड़ी ज़्यादा पूछता है। बोलता है कि भैया भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है, जो जल संधि है, उस जल संधि को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस जल संधि को देखिए, ऐसे आप देखिएगा ना, तो ये हमारा भारत का नक्शा होता है, और इसके बीच में एक पानी का कह सकते हो बहाव गया है। जल संधि कहते हैं क्या? दो बड़े बड़े क्षेत्रों को अगर कोई बांट दे, कोई जल का बड़े मार्ग, तो उसे हम लोग जल संधि बोलते हैं। तो बस वही यहाँ पे देखिए, निचवा में आपका श्रीलंका है और ऊपर में आपका इंडिया है, और ये दोनों के बीच में एक जल संधि है जो दोनों देशों को अलग करता है। बोलता है उस जल संधि का नाम क्या है? तो उस जल संधि का नाम होता है भैया हमारा पाक जल संधि। पाक से आप पाकिस्तान मत याद रखिएगा, उस साला ऊपर में है, निचवा में आपको याद रखना है PAL के इसका हिंदी हो, मतलब इसको इंग्लिश में लिखते हैं। तो पाक जल संधि जो है वो आपका इंडिया के बीच में और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन डिस्कस हो गया नंबर 1। अब 2 में देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, श्रीलंका का राजधानी बड़ी बार पूछता है। तो श्रीलंका का राजधानी आपका है श्री जयवर्धने कोटे। कहाँ पे भैया? श्री जयवर्धने कोटे। इतने लंबा चौड़ा आप नहीं याद रख पाइएगा, तो खाली जय याद रखिएगा ना। ये आपका श्री राम जी जो हैं वो कहाँ पे गए थे? श्रीलंका गए थे ना रावण को कूटने के लिए। तो वहाँ से आप देखिएगा श्री राम, हम लोग क्या बोलते हैं? जय श्री राम। तो जय से याद रखिएगा जयवर्धने कोटे, खाली जय याद रखिएगा ना। आपको तो सिर्फ टिक मारना है, आपको महारथी बनना नहीं, मास्टर बनना नहीं है। तो आप सिर्फ न्यूमेरिक्स का यूज कीजिए किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। अब देखिए श्रीलंका में गृह युद्ध वाला हो गया, जयवर्धने कोटे इसका जो आपका ये है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, मतलब कह सकते हो पोर्ट का हिंदी क्या होता है, जहाँ पे बड़े पोर्ट का हिंदी बंदरगाह होता है। तो जहाँ पे बड़ी बड़ी जहाज़ें रुकती है उसे हम लोग बंदरगाह बोलते हैं। और यहाँ का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलंबो पोर्ट। वो कोलंबो पोर्ट जो है भैया वो आपका उपस्थित है कहाँ पे? तो श्रीलंका में। अब इससे रिलेटेड श्रीलंका से बेसिक क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ देखने में जो भी लगे, लेकिन एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा बना पाना मुश्किल होता है। जीन जैकस एक प्रसिद्ध क्या था? जीन जैकस जो है भैया ये क्या थे? तो ये एक प्रकार का जो है सो वेस्टर्न फिलोसफर थे, यानी कि चिंतक थे। चिंतक किसको बोलते हैं? जो इस देश दुनिया के बारे में सोचे, भविष्य में क्या होने वाला है, अभी क्या हो रहा है बैठ बैठ के, उसको हम लोग बोलते हैं चिंतक। चिंतक का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी देश को एक मतलब यहम लेवल पर ले जाने के लिए। उसका चिंतन शैली जो है उस पूरे देश का भविष्य को बता देता है। तो देखिए जीन जैकस जो है सो एक मतलब
वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी होता है, तो पश्चिमी चिंतक थे, इस बात को आप याद रखिएगा। और ये फिगर में आपको जो दिख रहा है यही आपका है जीन जैकस, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे आप देखिए मेरे दोस्त, लावनी मतलब कोई भी एग्जाम आपका हो, एसएससी, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे आपको आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन कंफर्म देता है और वो होता है लोक नृत्य। और इसे आपको याद रखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। बोल रहा है कि लावनी जो नृत्य है, लोक नृत्य है, वो किस प्रकार का है, मतलब कहाँ का है, बिहार का है, महाराष्ट्र का है, गोवा का है या फिर राजस्थान का है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। ये आपको जो यहाँ लावनी दिख रहा है ना, इसको इंग्लिश में लिखने का प्रयास करेंगे तो LAVNI ऐसे लिख सकते हैं, एक बेसिक हम बता रहे हैं। तो यहाँ से अगर NI को हम हटा दें भैया, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो LAV आता है, जिसको हम लव पढ़ सकते हैं। और लव का मतलब प्यार करना होता है। और प्यार कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, तो मुंबई में ही होता है। सब हीरो हीरोइन कहाँ पे रहती है, मुंबई में रहती है, तो लव वही सब करती है ज़्यादा। तो याद रखिएगा, लव से लवनी यानी कि लावनी। और लावनी जो है भैया वो महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है मेरे दोस्त, ये सारे आपका 11 फरवरी 2019 में पूछा गया सवाल है, तो याद रखिएगा। बोलता है कि खालिस्तान एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो हर कोई जानता है भैया, कबूतर जो है, पिजन जो है, वो एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। कौवा, मोर, तोर, लंद, फंद ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मोर जो है सो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसको याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। पिकॉक, कौवा, उल्लू को रात में सूझता है, ये तो पूछता नहीं एग्जाम में, घिनाइल क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी, ये जो दोनों ग्लैंड है ना, बड़ी आदमी कंफ्यूज होता है। जब अगला टॉपिक, आज देखिए टाइम एक्स्ट्रा हो रहा होगा, तो जब अगला टॉपिक बताने का प्रयास करेंगे ना, उस समय आपको अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में बताएंगे क्या होता है। अब देखिए बोल रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर, ये लार ग्रंथि। ये आप देखिएगा सब खोपड़िया में जो यहाँ दिख रहा है ना, ये आपका लार ग्लैंड है। अब बोल रहा है कि इसमें कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखिए ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, ये है। पीनियल ग्लैंड भी है जो मुड़िया में उखड़ता आता है। थाइमस ग्लैंड भी है, लेकिन लार ग्रंथि नहीं। लार जो आपका मुहुआ में निकलता है, लारा, इसको बोलते हैं लार ग्रंथि। और ये जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं, ये आपका बहिर्स्रावी है, मतलब बाहर से निकलता है। तो ये आपका सही उत्तर होगा। देखिए एक चीज़ पूछता है यहाँ पे कि अगर आदमी जब कोई आग ताग लंद फंद कोई बड़ा घटना हो गया, तो अचानक से आदमी को अंदर जो है एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, उसका ताकत बढ़ जाता है। तो किस वजह से उसका ताकत बढ़ता है? आदमी रहेगा 2 वोल्ट का, लेकिन जब कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो हो जाएगा वहाँ 4 वोल्ट का, मतलब उसका जो प्रेशर है ना वो बढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो गुस्सा वगैरह, घिरना वगैरह, लंद फंद जो होता है वो आपका होता है एड्रिनल ग्लैंड से। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और पीनियल ग्लैंड जो सबसे छोटा ग्लैंड है, ये भी पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी क्वेश्चन भैया बड़ी बार रिपीट किया है। DNA का पूर्ण रूप क्या होता है? DNA और RNA, ये 2 चीज़ तो आदमी 6ठे क्लास से पढ़ने के लिए स्टार्ट कर देता है। तो देखिए बोल रहा है कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, NUCLEICACID। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी पर है, यही इसका सही उत्तर होगा। एक चीज़ और पूछता है कि आप बताइए कि मेरे जान RNA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म। इस बात को आप याद रखिएगा, ये 2 चीज़ बड़ी बार एग्जाम में रिपीट किया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? कोई चीज़ को बनाते हैं, जैसे कि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका जो गुजरात में बना हुआ है, ताजमहल बना हुआ है, और भी बहुत सारे मतलब स्मारक बने हुए हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में आर्किटेक्चर बोलते हैं। इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक मतलब आर्किटेक्चर को बनाने का तकनीक, यानी कि जो उसका होता है टेक्नोलॉजी, उसमें पिएट्रा, इस पॉइंट को फोकस कीजिए,
पिएट्रा ड्यूरा का प्रयोग किया जाता है तो वो निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है। मतलब क्वेश्चन सीधा बोल रहा है कि किस स्मारक को बनाने में पिएट्रा ड्यूरा नामक तकनीक का प्रयोग किया गया है, तो वो है आपका ताजमहल। ताजमहल किसने बनवाया था भैया, तो ये बनवाया था शाहजहां ने, जब उसका बीबी मर गया था, मतलब ऊपर चल गए थे, तो उसी के याद में शाहजहां एकदम पागला गया था, तो कुछ यादगार के लिए बीबी के नाम से मकबरे बना दिया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट। 1627 में उसका शासन हुआ था चालू, और 1632 से शायद वो बनाना ताजमहल को स्टार्ट किया था, और 20 साल बनाया था ताजमहल को। समझ, जितना में एक लड़का जवान हो जाता है, ब्याह कर लेता है, उतना दिन तक वो ताजमहल बनाने में लगा, इसलिए ताजमहल को 7 अजूबों में एक माना जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। 4 मीनार आपका हैदराबाद में है, इंडिया गेट आपका दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, और ऑप्शन का भी हम लोग कर दिए यहाँ पे खल्लास। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। इतना बार रिपीट किया है जिसका कोई हद नहीं। नमक का रासायनिक नाम क्या है, और ये भी चीज़ जब बच्चा 6ठा क्लास में जाता है और जब वहाँ साइंस पढ़ता है ना, तो वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देता है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो वो होता है भैया सोडियम क्लोराइड, और इसका रासायनिक फार्मूला होता है NaCl, ठीक है। और इसमें इतना ही आप याद रखिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे कोई खास उतना लेना देना नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की हम लोग अगर बात करते हैं मेरे दोस्त, ये था 21। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। GST का पूरा अर्थ क्या होता है। यहाँ भी लड़का कंफ्यूज करता है, बोलता है गुड एंड सर्विस टैक्स। ये वाला गुड आपको एक बार लिख के दिखाते हैं, GOOD, इसको बोलता है गुड एंड सर्विस टैक्स, तो इसका ये गलत आंसर होता है। गुड का मतलब होता है अच्छा, यहाँ पे इंग्लिश भी आपका मायने रखता है मेरे दोस्त। गुड का मतलब होता है अच्छा, और अगर यही गुड में अगर एस जोड़ देते हैं ना, तो गुड्स का मतलब हो जाता है सामान। क्या होता है, सामान। तो GST किस पर लगाया जाता है भैया, सामान पर। कोई दुकानदार कुछ बेच रहा है तो वहाँ पे GST लगता है, जैसे अभी हम सिस्टम जो लिए उसमें 9000 GST दिए, तो ये क्या हुआ, सामान पर लगा ना, गुड्स पर लगा ना, वस्तु पर लगा ना, तो GST का फुल फॉर्म क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हमको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा जो हम इनकम कर रहे हैं, या फिर जो कोई सामान खरीदे वो वस्तु हो गया, तो जो हम सर्विस आपको दे रहे हैं मुंह से बोल के, इसका जो टैक्स लगता है 100, और जो आप कोई वस्तु को खरीदते हैं उस पर जो टैक्स लगता है वो, ये दोनों को मिलाकर बनाया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको सिंपल भाषा में GST बोल दिया जाता है। और इस GST को भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। कब लागू किया गया था भैया, 1 जुलाई 2017 को किए थे मोदी जी, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। इंग्लिश चैनल, चैनल का मतलब सोचता है साला जो टीवी में लगाते हैं, रिमोट बस घुमाते हैं, चैनल नंबर 200 300 वो वाला चैनल, वो चैनल नहीं बोल रहा है यहाँ पे। देखिए चैनल क्या होता है, आपको एक बात समझने का प्रयास कीजिए। इंग्लिश मतलब समझ लेता है कि कोई मतलब वैसा मूवी का नाम होगा और वो चैनल का बात कर रहा है, यहाँ पे वो बात नहीं है। इंग्लिश चैनल क्या हो गया, देखिए अभी आपको दिखाए थे पाक स्ट्रेट यानी कि जल संधि के बारे में, जो आपका इंडिया को और नीचे में आपका किसको, श्रीलंका को जोड़ता है, अलग करता है, पाक जल संधि। तो एक होता है देखिए भैया जल संधि, ठीक है, और एक आपका होता है चैनल। क्या होता है, एक होता है आपका चैनल। तो जल संधि, मान लीजिए कि इधर कोई देश है और इधर कोई देश है, और इसके बीच का ये पतला सा यहाँ पानी का भाग प्रवेश कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे जल संधि। और यही वाला जो पतलका रस्तवा है और बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए कि ये देश यहाँ है और ये देश यहाँ है, और इसके बीच में इतना बड़ा हब पानी जा रहा है समुद्र में, तो इसको हम लोग बोलते हैं चैनल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, चैनल। तो देखिए इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली, स्विमिंग करके पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो है आपका आरती शाह। क्या है भैया, आरती शाह। फिगर में आप नीचे देख पा रहे हैं, यही है आपका आरती शाह, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक, कभी भी आपका एग्जाम में टपक सकता है। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस पुस्तक को लिखे हैं हमारे देश के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो 2002 से 2007 तक इंडिया के राष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं, और ये पेशे से एक प्रकार का शिक्षक थे। तो पुस्तक इंडिया 2020 जो है
वो किसने लिखा है इस पुस्तक को, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अभी वर्तमान में रामनाथ बाबू हमारे हैं राष्ट्रपति, और इससे पहले प्रणब मुखर्जी जी थे राष्ट्रपति, तो इसको भी याद रखिएगा। ये सब कॉमन चीज़ें कभी भी आ सकता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब आएगा, ये सब करंट वाला मत समझिएगा कि करंट वो मारेगा जिसमें चलेगा तक नहीं है, बादों में पूछेगा, तो इसको याद रखिएगा। तो 24 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, प्रत्येक का आपको एक्सप्लेनेशन दे दिए बिना मतलब का, मतलब फ्री का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, इस बात को हम मानते हैं, आपको कहते हैं एक स्टूडेंट के बातें। कोई मास्टर आपको झूठो बकाएगा कि ये क्वेश्चन बना करना चाहिए था, तो वो हम बोलेंगे भैया नहीं हो बनाया तो काम चलेगा, कहीं कितना GS को याद करेगा यार। तो देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और ये क्वेश्चन UPSC लायक है, देखिए कितना लंबा लंबा ऑप्शन है। तो बोल रहा है कि भारतीय जनतंत्र में, यानी कि भारत में जो जनता का तंत्र है, जनता का सरकार है, यहाँ पे इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, बिल्कुल देता है यार। हम अभी प्रधानमंत्री को चुने हैं, अपने विधायक को चुने हैं, अपना MLA को चुने हैं, अपना MP को चुने हैं, तो मुझे तो चुनने का अधिकार है इस देश में, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसको भी छोड़ देते हैं और भी देखते हैं, तो पहले सही हो जाएगा, इसको मारे देते हैं ऑप्शन नंबर ये। आगे अच्छा देखते हैं क्या बोलते हैं। वित्तीय कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है जब आप नहीं जानते हो। वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है, बिल्कुल नहीं। अगर हमारा देश में पैसा कौड़ी घट जाएगा, पैसा कौड़ी का कमी हो जाएगा, तो क्या बड़े बड़े नेता हमारे देश को लूट लेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये ऑप्शन इसी तरह से गलत होता है, एलिमिनेट होता है। सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है, हमारा देश पाकिस्तान नहीं है जो वहाँ पे सेना का शासन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे देश में CDS बनाया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। तीनों सेना, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ये तीनों सेना को जब मिलाते हैं तो उसका एक मेन हेड होता है जिसे CDS बोलते हैं। और वो अभी वर्तमान समय में हमारे बिपिन रावत जी हैं। जब तक उसका ऑर्डर नहीं होगा तब तक तीनों सेनाएं कुछ नहीं कर सकती है, और बिपिन रावत से भी कुछ नहीं हो सकता है। उससे भी बढ़ के हमारा देश का राष्ट्रपति जो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, उसके आदेश के बिना हमारे देश में कोई भी सेना का शासन लागू नहीं कर सकता है। हमारा देश पाकिस्तान नहीं है, हमारा देश हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान में जो है ये लोकतंत्र के भांति ही हमारा देश चलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C भी इसी तरह से एलिमिनेट होता है और इसको हम लोग काट देते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है ऑप्शन नंबर D क्या है, लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है, बिल्कुल नहीं। अगर आप कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए उत्तराखंड में जाते हैं तो वहाँ पे आपको टैक्स बिल्कुल नहीं लगता है। वहाँ पे उसको फ़ायदा फिर कैसे होता है, तो वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ आप कुछ खरीदते हैं खाने पीने का सामान, वहाँ पे जो रुकते हैं उस तरह से वहाँ पे टूरिज्म का फ़ायदा होता है। लेकिन वहाँ पे आपको स्पेशल पैसा नहीं मांगा जाता है। तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट होता है और ऑप्शन सही होता है कि लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अनुमति देता है एक भारतीय जनतंत्र देश में। और इस तरह से कुल टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और नीचे डिस्क्रिप्शन को आप देखते रहिएगा, वहाँ पे आपको इसी तरह से सेशन का क्या कर सकते हो आप, लिंक मिलते जाएगा वीडियो देखने का, तो वहाँ से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।